लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल और वेसल पे कितना फोर्स लगेगा, उसका कितना एसलेरेशन होगा, ये सारी चीजें पढ़ी थी। यस सर। और ये सब तुम पढ़ के आए हो, वेंचुरीमीटर, पीटॉट ट्यूब, ये सब का थियोरी। ये सब आज अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, इन सब में भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन होगा। पीटॉट ट्यूब तो हो गया था ना पिछली बार। यस सर। ओके, देखो वेंचुरीमीटर का वर्किंग समझ लेते हैं। Device based on Bernoulli's theorem to measure the rate of flow of liquid। ये देखो, ये डिवाइस का जो ज्योमेट्री है वो ऐसा होता है। यहाँ से एरिया तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा है, ये एरिया मान लो A1 है, और जो बीच वाला एरिया है उसको A2 मान लेते हैं। ओके, और हमें फाइंड करना है कि किसी लिक्विड में कितनी स्पीड से फ्लो कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो जिस भी लिक्विड का मुझे स्पीड निकालना है, उस लिक्विड के अंदर अपन इस वेंचुरीमीटर को इंसर्ट कर देंगे। तो मान लो मैंने इसको एक लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया जो V स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो वो वेंचुरीमीटर के अंदर भी कितने स्पीड से एंटर करेगा। ये वाला जो स्पीड है ये भी सेम V होगा, या फिर V1 मान लेते, राइट। जो लिक्विड का एक्चुअल फ्लो स्पीड होगा वही स्पीड से अंदर एंटर करेगा वो। बट ये V1 जो स्पीड है वो कौन से एरिया में एंटर कर रहा है, वो A1 एरिया में। तो जब वो A2 एरिया में चला जाएगा, जब एरिया कम हो जाएगा, उस समय स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, कम होगा, या सेम रहेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा जाएगा। सर। तो मान लेते स्पीड V2 हो गया, है ना। और वेंचुरीमीटर पे यहाँ पे एक कैपिलरी भी अब हमने अटैच कर रखा है। कैपिलरी से फायदा क्या होगा, यहाँ पे पानी का कितना हाइट राइज हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा, और पानी के हाइट को देखते हुए हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, राइट। सो अभी अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स चूज करूँ, .1 एंड .2, ये दो पॉइंट्स चूज कर लेते। तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करूं, क्या मिलेगा हमें, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कौन से दो अननोन्स है इस इक्वेशन, V1 और V2 अननोन्स है, राइट। H1 H2 तो अपन मेजर कर सकते, तो V1 V2 ये दोनों अननोन्स को सॉल्व करने के लिए अपन इन दो इक्वेशंस की मदद ले सकते। इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं V2 को एलिमिनेट कर दूं, या फिर V1 को एलिमिनेट कर दूं, तो V1 को क्या लिखेंगे, V1 को मैं A2 V2 अपॉन A1 लिख सकता हूँ, राइट। यस सर। और V1 की ये वैल्यू नीचे वाले इक्वेशन में डाल दो। अच्छा, P1 माइनस P2 क्या होगा, पहले तो ये बताओ कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, .1 पे या .2 पे। दोनों के हाइट सेम है, तो ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जिस भी पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगा उस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं .2 पे प्रेशर कम होना चाहिए। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो, अंदर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बच जाएगा, और P1 माइनस P2 को क्या लिखेंगे अपन, रो जी H1 माइनस H2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और V1 स्क्वायर को A2 अपॉन A1 टाइम्स V2 स्क्वायर लिख सकते। समझा ये स्टेप, रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और H1 माइनस H2 को डेल्टा H मान लो, तो ये 2 डेल्टा H अपॉन 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इस पूरे का अंडर रूट, ये अपना V2 होगा, राइट। कुछ टर्म्स मिस किए क्या मैंने, एक G का भी फैक्टर आ रहा है ऊपर, अभी सही है। इसको और सिंप्लीफाई करते तो V2 कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा और उसको अंडर रूट से बाहर ले लो, तो A1 2G डेल्टा H
अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, तो ये हमें v2 मिल गया। और अभी बताओ कि अगर मुझे फ्लो रेट निकालना होता तो v2 को किससे मल्टीप्लाई करते, किसी भी पॉइंट पे फ्लो रेट किसके इक्वल होता है, v2 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया a2। तो फ्लो रेट a1 a2 2g डेल्टा h अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा फ्लो रेट। समझ में आया सबको ये डेरिवेशन? देखो इस दो ही इक्वेशंस का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो अपना ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बर्नौलीज। ओके, कुछ डाउट है तो बताओ। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये हो गया लिख के सबका? डन सर। ओके, ये एग्जांपल देखो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये अभी तुम ट्राई कर लेना होमवर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिफन ट्यूब, साइफन बोलते हैं शायद इसको, साइफन ट्यूब।
देखो साइफन का जो वर्किंग होता है ये शायद तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर मान लो बीच में कहीं तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं, तो साइफन की मदद से अपन किसी बाइक या फिर स्कूटर से पेट्रोल गाड़ी में ट्रांसफर कर सकते। एक इन्वर्टेड पाइप लो और यहाँ से सक्शन क्रिएट करो। पाइप के एक एंड को बाइक में डाल दो, बाइक के पेट्रोल पेट्रोल टैंक में, और दूसरे साइड से सक्शन क्रिएट करो। सक्शन मतलब दूसरे साइड को सक करो, तो पेट्रोल यहाँ से राइज होके दूसरे साइड पे आना शुरू होगा। और एक बार पेट्रोल आना शुरू हो जाए तुरंत सक्शन बंद कर दो, ताकि वो पेट्रोल तुम्हारे मुंह में ना जाए। और एक बार पेट्रोल का फ्लो चालू हो गया फिर वो कंटिन्यूसली फ्लो करते जाएगा, राइट। और पेट्रोल ऑटोमेटिकली बाइक के पेट्रोल टैंक से तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में चले जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइफन। और ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी अपन बर्नौलीज थ्योरम से समझ सकते हैं। तो ये जो डायग्राम में तुम्हें साइफन का वर्किंग दिखाई दे रहा है, इसमें एक कंटेनर के अंदर अपन एक लिक्विड मान रहे हैं, ये वाला कंटेनर। साइफन के एक एंड को इस कंटेनर में डाला हुआ है और दूसरे एंड को ऐसे फ्री रखा हुआ है पॉइंट सी पे, राइट। तो यहाँ पे लेट मी चूज सम पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स तो ऑलरेडी मार्क्ड है ना इधर, ए बी सी। और साइफन का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान लेते हैं। और लेट से मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट डी। तो अगर साइफन का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो मुझे बताओ साइफन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका स्पीड सेम होगा कि अलग होगा बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन? सेम। सेम होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी है वहां से मान लो v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो अच्छा सॉरी, पॉइंट डी को मुझे बाहर नहीं लेना चाहिए था, बाहर तो ऑलरेडी पॉइंट ए मार्क्ड है ना। लेट से मैंने पॉइंट डी साइफन के अंदर ले लिया, तो साइफन के अंदर वाले जो फ्लूइड्स है वो भी सेम v वेलोसिटी से जा रहे होंगे, है ना। इनका वेलोसिटी सेम v होगा। तो अभी अगर मैं सी और डी के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करूं, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सी एंड डी, तो क्या मिलेगा? प्रेशर एट डी प्लस डी का हाइट कितना होगा? जीरो पोटेंशियल लेवल किसको मानूं? सी को ही मान लिया अपन, जीरो पोटेंशियल लेवल सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो मुझे बताओ डी का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? रो जी एच प्लस हाफ रो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। सी का प्रेशर कितना होगा? सी तो एटमोस्फेयर से एक्सपोज्ड है ना, तो सी का प्रेशर एटमोस्फेरिक मान सकते हैं, प्लस जीरो प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर। और यहाँ पे वी सी और वी डी सेम होगा, राइट, इनको मैं कैंसिल कर सकता। तो देखो प्रेशर एट डी कितना आ रहा है? प्रेशर एट डी इज पी ए टी एम माइनस रो जी एच। समझा ये सबको? क्या ए और डी का प्रेशर सेम बोलना सही होता? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो है, मगर पॉइंट डी स्टैटिक है कि फ्लोइंग है? फ्लोइंग। तो फ्लोइंग में तुम स्टैटिक वाले रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। वैसे ही अगर मान लो तुम ए और डी के बीच में अप्लाई करते, ए और डी के बीच में कौन सा पैरामीटर सेम रहता बर्नौलीज के तीनों टर्म्स में से? हाइट सेम सर रहता। पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता। तो प्रेशर एट डी प्लस हाफ रो वी डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट ए का प्रेशर तो पी ए टी एम मान सकते हैं ना, और ए का स्पीड अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे कंपेयर टू डी का स्पीड? ए तो वेसल के क्रॉस सेक्शन पे अलाई कर रहा है और वेसल का क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है, तो ये वाले टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर सकते। समझो? तो यहां से अपन प्रेशर ऑफ डी को पी ए टी एम माइनस हाफ रो वी डी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये दोनों टर्म्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इनको इक्वेट करने पर क्या मिलेगा?
रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो वी डी स्क्वायर, रो कैंसिल, तो यहां से वी डी जो है वो 2GH का अंडर रूट आ जाएगा। समझ में आया ये सब? एक सेकेंड, कुछ भी डाउट है यहां तक? इतना लिख लो, इतना पार्ट, फिर आगे का देखते हैं। एक सेकेंड, डन सर। ओके। अभी देखो एक और पॉइंट कौन सा बच गया इधर, पॉइंट बी बच गया ना, इसको अपन ने चेक ही नहीं किया। मुझे बताओ इन चारों पॉइंट्स में से ए बी सी डी कौन से पॉइंट पे प्रेशर की सबसे कम होने के चांसेस होंगे? अगर मैं ए और डी को कंपेयर करता हूँ तो मुझे बताओ ए और डी में से कौन से पॉइंट का प्रेशर कम था, ए का या डी का? सर डी। डी का कम था ना, क्योंकि डी का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक माइनस हाफ रो वी डी स्क्वायर आ रहा है, तो डी का कम था। और अगर मैं डी और बी को कंपेयर करूँ तो बी का तो और भी कम होगा, क्योंकि डी से बी जाते समय स्पीड तो सेम है, स्पीड वाला टर्म सेम है, मगर बी का पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म बढ़ गया तो उसका प्रेशर वाला टर्म कम हो गया होगा। तो सब लोग ये देख पा रहे हो, पॉइंट बी जो है वो मिनिमम प्रेशर वाला पॉइंट होगा। बट मुझे बताओ क्या प्रेशर नेगेटिव हो सकता है कभी भी? मिनिमम प्रेशर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो, राइट? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि साइफन को वर्क करवाने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो हमें ये आंसर करना चाहिए कि सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जीरो से तो ज्यादा ही रहे। और अगर मैं ये आंसर कर दूं कि मिनिमम प्रेशर जो है वो अगर जीरो से ज्यादा है, तो बाकी सारे पॉइंट्स का तो अपने आप जीरो से ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो प्रेशर एट डी अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कौन से दो पॉइंट्स पे बर्नौलीज लगाओ? सर बी सी बी एन सी। बी के साथ कोई भी पॉइंट चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से मैं ए और बी के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ए और बी के बीच में अप्लाई करने पर ये मिल जाएगा। ए को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, तो ए पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, ए का हाइट भी जीरो और स्पीड भी अप्रोक्सीमेटली जीरो, इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, राइट? और हाइट और एच वन तो मुझे पता है और वी बी भी अपन निकाल लेंगे, इस वाले इक्वेशन से हमें वी बी भी पता है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पर क्या कंडीशन मिलेगा? इसको सॉल्व करने पर तुम्हें पी बी मिल जाएगा ना, पी बी की ये वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूशन कर लेना,
एंड फाइनली जो भी पीबी आएगा उसको अपन ग्रेटर देन 0 कर देंगे या फिर मिनिमम के केस में इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ऐसा करने पर तुम्हें हाइट्स पे इनइक्वालिटी मिल जाएगा, राइट। तो ये साइफन का वर्किंग कंडीशन होगा। यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके रिजल्ट्स डिराइव कर लो। ये वाला पार्ट तुम खुद से ट्राई करोगे बाद में, तुम्हें तरीका समझ में आ गया या कंफ्यूजिंग लग रहा है? वो सर समझा। समझ गया ना? तो एक बार ही खुद से ट्राई करना, खुद से इक्वेशन लिख के डिराइव कर लेना। ये वाला पार्ट होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अपने नोटबुक पे आधा पेज छोड़ दो। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स उड़ते कैसे, उसका भी जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बर्नौलीज पे ही बेस्ड है। एरोप्लेन्स का जो डिजाइन होता है, उसकी बॉडी का जो डिजाइन होता है, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सच दैट ऊपर वाला प्रेशर P1 और नीचे वाला प्रेशर P2, ये प्रेशर डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, राइट। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि एरोप्लेन लिफ्टेड रह पाए? सर P2। P2 ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। और इसका जो डिजाइन होता है, डिजाइन में तुम देखो ऊपर वाला जो बॉडी है और नीचे वाला जो बॉडी, इनमें से किसका लेंथ बड़ा है? ऊपर वाले बॉडी का, 1 का या 2 का? 1 का लेंथ बड़ा दिख रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे जो भी एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे, मान लो एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है इस तरफ, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे। ये 1 में से ऐसे ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे 2 वाले सरफेस से ट्रेवल करके वापस यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। एयर का कहीं पे भी वॉइड क्रिएट नहीं हो सकता, तो वापस इनको यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा। और सेम टाइम पे यहाँ पे मिलने के लिए बताओ कौन से बॉडी पे स्पीड ज्यादा होना चाहिए? जो भी बॉडी ज्यादा लेंथ कवर कर रहा होगा। सो कैन आई से दिस V1 इज मोर देन V2? और अगर मैं यस सर। 1 और 2 पे बर्नौलीज अप्लाई कर दूं, 1 और 2 पे हाइट अप्रोक्सीमेटली सेम है और अगर 1 का स्पीड 2 के स्पीड से ज्यादा है, तो मैं 2 का प्रेशर 1 के प्रेशर से ज्यादा मान सकता हूँ। एज पर दिस इक्वेशन, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2। तो यहाँ से तुम्हें P2 माइनस P1 मिल जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और जो नेट फोर्स होगा उसके लिए प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हें अब थ्रस्ट फोर्स मिल गया, राइट। लिख लो इसको भी। सर हाँ बताओ। V1 मोर देन V2 कैसे है? देख V1 मोर देन V2 मैं एकदम बहुत ही बेसिक लॉजिक से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसमें और भी चीजें होती है इन्वॉल्व। एरोडायनामिक्स एक अलग से इंजीनियरिंग टॉपिक रहता है, वो सब में वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट एकदम बहुत ही रफ लॉजिक से अगर मैं तुम्हें बोलूँ, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो भी एयर पार्टिकल्स होंगे, एरोप्लेन जब लेफ्ट में जा रहा होगा तो वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होके वो पाथ 1 और पाथ 2, ये दो अलग अलग पाथ से जाएंगे, राइट। और वापस यहाँ पे उनको मर्ज होना है, येलो वाले रीजन में स्प्लिट होके वो ग्रीन वाले रीजन में वापस मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज होने के लिए दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना होगा ना, येलो से ग्रीन। बट जो ऊपर वाला एयर पार्टिकल्स है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि अपन ने एरोप्लेन को डिजाइन ही ऐसे किया, राइट। तो उन्होंने सुना होगा ना ये वर्ड, एरोडायनामिक बॉडी होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा। रेसिंग कार्स में भी ये चीज का ध्यान रखा जाता है। यस सर। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ एरोडायनामिक डिजाइन, ऊपर वाला जो एयर पार्टिकल्स है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए अपन V1 को V2 से ज्यादा मान सकते हैं। समझा अभी? ओके सर।
डन सर। ओके, अच्छा देखो ये वाला पार्ट तो अपन पढ़ चुके हैं ना पहले से, इस पे एग्जांपल्स भी देख लिया था अपन ने। कोई भी पाइप के अंदर अगर लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये निकालना आता है सबको। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, रो ए वी स्क्वायर, ये डेटा याद रखो। रो ए वी स्क्वायर, जब भी वेलोसिटी 0 से v या फिर v से 0 चेंज होगा तो उसके लिए रो ए वी स्क्वायर फोर्स का एप्लीकेशन होना चाहिए, राइट। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले से। ये एग्जांपल भी सॉल्व हो गया सबसे। देखो इसमें भी यस लिक्विड सर। ऊपर जा रहा है फिर लेफ्ट में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ स्पीड v से 0 चेंज हुआ होगा तो नीचे की तरफ उस पर रो ए वी स्क्वायर लगा होगा। और राइट में स्पीड 0 से v बढ़ा, मतलब राइट में भी रो ए वी स्क्वायर लगा होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ √2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा अभी देखो मैग्नस इफेक्ट, इसको समझने की कोशिश करते, जो काफी सारे स्पोर्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। क्रिकेट में फास्ट बॉलर जब बॉल डालते हैं तो बॉल हवे में स्विंग होता है ना। ये अच्छे बॉलर की निशानी होती है कि वो बॉल को हवे में स्विंग करवा पाए। फुटबॉल में भी जब कोई गोल करता है तो ऐसे स्विंग करवा के गोल करने की कोशिश करता है। इवन इन टेबल टेनिस, टेबल टेनिस अगर किसी ने खेला होगा तो तुमने सुना होगा टॉप स्पिन करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट होता है, उसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, टॉप स्पिन। तो टॉप स्पिन में भी क्या होता है बेसिकली, शॉट मारने से बॉल का जो स्पिन है वो काफी बढ़ जाता है, बॉल स्पिन होते हुए जाता है, और जब वो स्पिन होते हुए जाता है तो अगेन वो हवे में स्विंग करने की टेंडेंसी रखता है ना। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपन देखते हैं ये चीज। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बॉल हवे में स्विंग क्यों करता है उसका रीजन समझ लेते हैं। उसके लिए मान लो एक स्पिनिंग बॉल को अपन एनालाइज करते हैं। मान लो ये एक स्पिनिंग बॉल है जो ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है और वी से राइट की तरफ जा रहा है। तुमने रोटेशन में पढ़ा होगा, रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग, अगर ये दोनों चीज हो रही है तो किसी भी पॉइंट का स्पीड निकालने के लिए अपन को रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों के इफेक्ट्स को सुपर इम्पोज करना होता है। तो यहाँ पे यस पॉइंट सर। वन जो होगा उसका वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास जितना ही होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की वजह से प्लस ओमेगा आर हो जाएगा। एंड सिमिलरली पॉइंट टू का जो वेलोसिटी होगा वो v माइनस ओमेगा आर होगा, है ना, ये तुमने पढ़ा है रोटेशन। तो जब ये बॉल आगे ट्रेवल कर रहा होगा, जो एयर के पार्टिकल्स बॉल से कांटेक्ट में होंगे, मान ले जो भी एयर के पार्टिकल्स बॉल के पॉइंट वन से कांटेक्ट में है तो उसका भी वेलोसिटी पॉइंट वन जितना ही हो जाएगा, राइट। तो यस सर। बताओ इसमें से कौन से एयर पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, वन का या टू का। वेलोसिटी वन ऑफ का। वन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ टू। और हाइट डिफरेंस में इतना ज्यादा फर्क है नहीं, हाइट डिफरेंस अपन अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते। तो अगर वन का स्पीड ज्यादा है टू के स्पीड से तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, टू का सर टू प्रेशर का। ज्यादा होगा वन से, है ना। तो बॉल इस तरफ स्विंग करेगा, बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर यही साइडवेज स्पिन हो रहा होता तो फिर वो लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किसी भी तरफ स्पिन हो सकता है। तुमने देखा होगा क्रिकेट में स्विंग करवाने के लिए वो लोग बॉल के आधे साइड को शाइन करवाने की कोशिश करते, कभी थूक लगा के कभी पहुंच के, है ना। तो उसका रीजन क्या होता है, कितने बार तो बॉल टेम्परिंग जैसे इलीगल काम भी होते। तो रीजन यही होता है कि अगर तुम एक सरफेस को रफ करो और एक सरफेस को शाइन करवा दो तो एयर पार्टिकल जो बॉल से कांटेक्ट में होंगे उनमें स्पीड डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा। अगर तुम बॉल के सरफेस को ही चेंज कर रहे हो एक साइड से अलग और एक साइड से अलग, तो जितना सरफेस अलग होगा उतना ही स्पीड्स में भी डिफरेंस आ जाएगा ना एयर पार्टिकल्स का जो भी बॉल से कांटेक्ट में आएंगे। और स्पीड्स में ज्यादा डिफरेंस आना मतलब प्रेशर में भी ज्यादा डिफरेंस आना, तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा तो बॉल ज्यादा स्विंग करेगा, राइट। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन वाइज क्या करेंगे, बर्नौलीज लगा देंगे। ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, P2A माइनस P1A, सिमिलर इक्वेशन आ जाएगा जो पिछले बार अपन ने देखा था, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा, अगर तुम V1 और V2 की वैल्यूज डाल दोगे, इसको V1 मान लो और इसको V2, तो ये वैल्यूज इसमें डालने पर ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, ओके। लिख लो इसको।
डन सर। ऑलराइट, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने तुम लोग को होमवर्क के लिए दिया था। टैप से पानी निकल रहा है पॉइंट 1 पे, पॉइंट 1 पे टैप का जो एरिया है उसको A1 मान लेते हैं और स्पीड 0 होगा। तो एच हाइट गिरने के बाद एरिया क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा, एच हाइट गिरने के बाद जो स्पीड होगा उसको मैं √2GH मान सकता। अगर मान लो V1 0 नहीं होता, V1 को मैं ऐसे ही अननोन V1 मान लेता, अननोन नहीं सॉरी गिवन गिवन है, मान लो V1 इज गिवन, तो फिर V2 को अपन थर्ड इक्वेशन से ये लिख सकते थे V² = U² + 2GH। तो अगर मुझे यस सर। A2 निकालना होता तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, A2 V2 = A1 V1। तो यहाँ से A2 कितना मिलता, A1 V1 अपॉन √2GH + V1²। आसान है। तो इससे तुम देख पा रहे हो जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा उसका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जाएगा, तो नीचे की तरफ वो टेपर होना शुरू कर देगा, है ना। ये सवाल बाद में खुद से ट्राई कर लेना, इसके लिए भी जगह छोड़ दो आधा पेज। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल एग्जांपल, ओके, ये भी ट्राई कर लेना। तो इसके साथ अपना फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट भी हो गया। तो अभी तुम बुकलेट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। तुम लोग को मैंने एक्सरसाइज 1 से पहले भी कुछ होमवर्क दिया था ना, यस आई होप तुम सर। लोग ने वो शुरू कर दिया। तो एक सेकेंड में बुकलेट ओपन कर देता हूँ वापस। नेक्स्ट लेक्चर से अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के डाउट्स ही डिस्कस करने वाले हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले तुम एक बार खुद से अटेम्प्ट करके आना, मैंने जो भी होमवर्क दिया है वो सब। अभी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करना है अगली बार। तुम बताओ तुम्हारा कितना हो गया अटेम्प्ट करके, और नेक्स्ट वीक तक कितना कर लोगे। शायद मंडे को अपना अगला लेक्चर होगा, तो सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह तो तुम कर ही सकते हो, खुद से सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। फ्लूइड डायनामिक्स का भी सॉल्व एग्जांपल्स और थियरी एक बार रिवाइज कर लेना बुकलेट से भी, ओके। इन चैप्टर एक्सरसाइज भी। सो बताओ पहले क्या करना है नेक्स्ट टाइम, इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करें सारे अगले लेक्चर में। मंडे तक इन चैप्टर एक्सरसाइज तो हो जाएगा ना सबका पूरा। ऑल इन चैप्टर एक्सरसाइज। एक काम करो, सारे इन चैप्टर एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लो। जो आखिर के सॉल्व एग्जांपल्स है वो अच्छे लेवल के, तो उसमें से भी अगर तुम्हें कुछ डाउट रहेगा तो अपन वो भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स डिस्कस टिल पेज नंबर 31 मंडे के लेक्चर में। बुकलेट के पेज नंबर 1 से पेज नंबर 31 तक जितने भी इन चैप्टर एक्सरसाइज है और जितने भी इलस्ट्रेशंस है, इसके डाउट्स अपन डिस्कस करेंगे मंडे को, ओके। अभी फिलहाल कुछ भी डाउट है किसी को भी? सर एक्सरसाइज 1 के कुछ है। एक्सरसाइज 1 का भी अपन अलग से करेंगे, मैं इसमें से नहीं पूछ रहा हूँ, इसका तो अपन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, तो सब लोग, ताकि सब लोग सेम पेज पे रहे। एक्सरसाइज 1 मुझे बताओ कब तक हो जाएगा तुम लोग का पूरा? सर हो गया, हो मतलब गया? जो आपने दिया था। अच्छा, एटलीस्ट 1 से 33 हो गया ना, तो क्वेश्चन 1 से 33 भी अपन मंडे को कर सकते हैं। तो जिनका नहीं हुआ वो लोग प्लीज मेक श्योर कि मंडे तक तुम लोग सारे कर लो, ओके। ओके सर। टाइम मिला तो मंडे को करेंगे, नहीं तो फिर ट्यूसडे को कर लेंगे, देखना अपना। ओके सर। माइक ऑफ कर दो। अपन को वीक में तीन तीन लेक्चर्स मिलेंगे, तो अपन ट्राई करेंगे कि तीनों लेक्चर्स में अपना पूरा बुकलेट किसी तरह हो जाए, और तुम लोग भी अपने तरह से अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि बिना अटेम्प्ट किए अगर तुम डिस्कशन में पार्ट लोगे तो उतना मजा नहीं आएगा और तुम्हें फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मंडे तक, एटलीस्ट मंडे तक इंश्योर करो कि ये सब तुम कर लो, सारे इन चैप्टर इलस्ट्रेशंस, और मैंने पहले जो दिया था वो भी कंप्लीट कर लो। ये सारी चीजें अपन मंडे को कवर करने की कोशिश करेंगे।
फिर आगे का ट्यूसडे और फ्राइडे को देखते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, अपना सिलेबस पूरा हो चुका है, तो जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट कर लो, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय सर। Bye, sir.